हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ कल्पना गुप्ता और एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री आर कॉलेज अलवर। और मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी जिसका फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। हम सभी जानते हैं कि जो भी कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें सहसंयोजक बंध मुख्य रूप से पाया जाता है। सहसंयोजक बंध में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसमें दोनों परमाणुओं में साझा होता है। तो जो कार्बनिक अभिक्रिया में सामान्यतः सहसंयोजक बंध टूटता है और नया बंध बनता है। तो प्रारंभिक अणुओं को अभिकारक क्रियाकारक अणु या सबस्ट्रेट कहते हैं, जबकि नए बने अणुओं को हम उत्पाद कहते हैं। तो कार्बनिक क्रियाविधि उन पदों के विस्तार पूर्वक अध्ययन की प्रक्रिया है जिनके द्वारा वो संपन्न होती है। तो किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि ये बताती है कि वो कितने पदों में हो रही है, उनके पदों का क्रम क्या है और क्रियाविधि उस अभिक्रिया के विस्तार पूर्वक मार्ग पर प्रकाश डालती है। तो जो हमारी थ्योरी है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह है उस अभिकारक के अंदर अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद उस पर निर्भर करता है। जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि जो क्लासिकल थ्योरी है, हमारी क्लासिकल स्ट्रक्चर थ्योरी है, जैसे कि ये है एल्कीन। एल्कीन पर सामान्यतः योगात्मक अभिक्रिया आराम से हो जाती है। इसके विपरीत ये आपका एरोमेटिक यौगिक बेंजीन है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर इस डबल बॉन्ड का बिहेवियर एल्कीन के डबल बॉन्ड के बिहेवियर से अलग होता है। तो यहाँ पर सामान्यतः योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं होती और कुछ हद तक अगर होती हैं तो बहुत फोर्स कंडीशंस में होती हैं, बलपूर्वक अभिक्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार से एल्किल हैलाइड है, जहाँ पर ब्रोमीन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है दूसरे न्यूक्लियोफाइल OH के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, किंतु इसके विपरीत ये है एरिल हैलाइड यानी कि बेंजिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर ब्रोमीन जो है रिप्लेस नहीं होता है OH के द्वारा, यहाँ दूसरी तरह की अभिक्रिया होती है। इसी प्रकार से जो कार्बोनिल समूह है एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर, ये सामान्यतः न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाएं दिखाते हैं, किंतु एसिड है, एस्टर है, अमाइड है, इनमें भी जो CO ग्रुप है वहाँ पर इस प्रकार की योगात्मक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। तो अभिक्रियाएं किस प्रकार की किस यौगिक में होती हैं, ये रासायनिक यौगिक में पाए जाने वाले क्रियात्मक समूह पर निर्भर करता है। तो जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसका जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो ये है कि आपका जो अभिकारक है या सबस्ट्रेट है उस पर किसी भी अभिकर्मक का अटैक होता है, जिसे हम अटैकिंग रिएजेंट या हिंदी में अगर हम कहें तो अभिकर्मक कहते हैं। तो जब दो अभिकारक टकराते हैं तो उनमें आपस में अभिक्रिया होती है और उत्पाद बनता है। तो ये जो उत्पाद बनता है, कुछ अभिक्रियाएं स्वतः हो जाती हैं, प्रकाश की उपस्थिति में हो जाती हैं, उन्हें हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो कुछ अभिकारक ऐसे होते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में भी उत्पाद बना देते हैं। और सामान्यतः ज़्यादातर अभिकारक में हमें कुछ अभिकर्मक डालना पड़ता है। उसको डालने पर हर अभिक्रिया के एक निश्चित दाब की कंडीशन में ही उससे जो उत्पाद बनता है वो अधिक मात्रा में बनता है, या हम कहेंगे कि मुख्य रूप से बनता है। तो जो कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक से उत्पाद बनने में कई सारे पदों में अभिक्रिया होती है, जिन्हें हम मध्यवर्ती कहते हैं। अभिकर्मक आपका धनावेशित या ऋणावेशित या उदासीन हो सकता है। दो तरह के अभिकर्मक होते हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। इसके अलावा जो आपका मुख्य सबस्ट्रेट या क्रियाकारक अणु होता है वो सामान्यतः हमारा उदासीन होता है, और जब अभिकारक उस पर अटैक करता है तब उसमें कुछ पोलैरिटी उत्पन्न हो जाती है। तो सबस्ट्रेट क्या है, हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पढ़ेंगे। अ सबस्ट्रेट में बी डिफाइंड एज अ रिएक्टेंट दैट कंटेन कार्बन एटम, some of whose bonds with other atoms are broken and some new bonds are formed.
as a result of reaction with an attacking reagent। यानी कि जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो कुछ बॉन्ड टूटते हैं और नए बनते हैं, उसके फलस्वरूप कार्बन एटम के ऊपर और हमारा उत्पाद बनता है। The carbon bonds in the substrate molecules are broken or cleaved to give fragments which are very reactive and constitute transitory intermediate. At once they may react with other similar species or with molecules in the environment, thus establishing the new bond to give the product. Attacking reagent. For a mechanistic approach, an organic reaction is believed to take place by the attack of a reagent on a compound containing carbon and the reagent is known as attacking reagent। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई कार्बन पर अभिकारक पर जो अटैक करता है, जिसकी अभिक्रिया होती है, उस रिएजेंट को हम कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट। दैट कुड बी आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। द अटैकिंग रिएजेंट will not attack the substrate successfully unless the later somehow possessed oppositely charged center in the mole. Substrate molecule must develop polarity on some of its carbon atoms and constituent linked together. Polarity is developed by displacement of bonded electron। तो जो अटैकिंग रिएजेंट है, जब तक वो सबस्ट्रेट पर तभी आक्रमण करेगा जब तक कि थोड़ा बहुत ऑपोजिटिवली चार्ज नहीं होगा। ये हम सभी जानते हैं कि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सबस्ट्रेट में भी कुछ हद तक पोलैरिटी आ जाती है, क्योंकि जो आपका सबस्ट्रेट है उसमें जो परमाणु हैं, अगर उनकी विद्युत ऋणता में अंतर होता है तो उसमें कुछ पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। चाहे वो कभी कभी वो पोलैरिटी अटैकिंग रिएजेंट के करने पर डेवलप होती है और कभी कभी मॉलिक्यूल में खुद भी डेवलप हो जाती है। तो जब मॉलिक्यूल में अभिकारक में पोलैरिटी डेवलप होती है और जो अटैकिंग रिएजेंट है जब वो उस पर अटैक करता है, जो कि पोलर है, आइदर पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, तो इस तरह से आपस में आदान प्रदान होता है परमाणु का और इस तरह से उत्पाद सामान्यतः जो जैसे कि आपको बताया गया है कि कार्बनिक यौगिक या रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो जो पुराने बंध टूटता है, बंध टूटने की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। बॉन्ड फिजन मीन्स सेपरेशन ऑफ टू एटम फ्रॉम ईच अदर इन अ कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक बंध है वो दो प्रकार से टूट सकता है। पहला है होमोलाइटिक क्लीवेज, यानी कि समान विखंडन। उदाहरण के तौर पर यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं ए बी सबस्ट्रेट। तो ए और बी की अगर विद्युत ऋणता समान है तो जो इसमें बीच में बनने वाला सहसंयोजक बंध है उसमें जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब ये बंध टूटता है लाइट की उपस्थिति में या हम इसे कुछ एनर्जी देते हैं, कुछ ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो अभिकारक के मध्य सहसंयोजक बंध टूटता है। क्योंकि ए की और बी की विद्युत ऋणता बराबर है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चला जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का विभाजन समान रूप से हो जाता है और इस प्रकार बनने वाली स्पीसीज कहलाती है फ्री रेडिकल। अगर ए पर धन ए कार्बन है तो कार्बन पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है और इस प्रकार की स्पीसीज को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। इसी और अगर ए और बी जो दो परमाणु हैं अभिकारक के, अगर उनकी विद्युत ऋणता में अंतर होता है तब जो बंध का विदलन होता है वो कहलाता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, विषमांश विखंडन। अर्थात अगर ए की विद्युत ऋणता बी से ज्यादा है तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन ए की तरफ चले जाएंगे और ए पर ऋण आवेश आ जाएगा। अगर ए परमाणु कार्बन है और उस पर ऋण आवेश है तो उस स्पीसीज को हम कहते हैं कार्बन आयन। इसके विपरीत अगर ए भी अभिकारक में बी की विद्युत ऋणता ए से अधिक हो तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चले जाएंगे और बी पर आ जाएगा ऋण आवेश और ए पर आ जाएगा धन आवेश। और अगर ए स्पीसीज कार्बन हो और उस पर धन आवेश आ जाए तो उस स्पीसीज को हम कहते हैं कार्बोनियम आयन। तो इस प्रकार हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा दो प्रकार की स्पीसीज बनती हैं। कार्बन आयन, अगर कार्बन पर ऋण आवेश है तो कार्बन आयन और कार्बन पर अगर धन आवेश आ जाता है तो कार्बोनियम आयन।
इस प्रकार से दो प्रकार से बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अब हम पढ़ेंगे कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन वो स्पीसीज होती है, जैसा कि बताया मैंने आपको अभी, कि जब विषमांश विखंडन होता है तो बंध के अगर जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, कार्बन और हेलोजन है। कार्बन की विद्युत ऋणता कम है, हेलोजन की विद्युत ऋणता अधिक है, इसलिए बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ चले जाएंगे, जिससे हेलोजन पर ऋण आवेश और कार्बन पर धन आवेश आ जाएगा। तो ये किस प्रकार का क्लीवेज है? विषमांश विखंडन। इस प्रकार से बनने वाली स्पीसीज कहलाएगी कार्बोनियम आयन। इसमें कार्बन के पास भारी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन और कार्बन पर धन आवेश होता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अब कार्बोनियम आयन 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसका विभाजन हम जिस कार्बन पर धन आवेश है उससे लगे कार्बन न्यूक्लियस के आधार पर करते हैं। अगर कार्बन जिस पर धन आवेश है उससे अगर एक ही कार्बन न्यूक्लियस लगा है तो वो कहलाता है प्राइमरी कार्बोनियम आयन, और अगर उससे 2 कार्बन जुड़े हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी कार्बोनियम आयन। और जिस कार्बन पर धन आवेश है उस कार्बन से 3 कार्बन समूह जुड़े हुए हैं, 3 कार्बन न्यूक्लियस लगे हैं, तो ये कहलाएगा टर्शियरी कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन की जो अब की स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करें तो टर्शियरी कार्बोनियम आयन प्राइमरी से और सेकेंडरी से और टर्शियरी कार्बोनियम आयन सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल होता है और सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका कारण है क्योंकि कार्बोनियम आयन, जैसे मैंने आपको बताया कि भारी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, इसलिए ये अस्थायी होता है। अगर इससे हम कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगा देंगे, कार्बोनियम आयन से अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह लगा देंगे तो वो इसके धनावेश को कम करेगा, क्योंकि वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो टर्शियरी कार्बोनियम आयन में 3 मिथाइल समूह लगे हैं, प्लस आई वाले समूह लगे हैं, अल्किल समूह लगे हैं जो कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इस प्रकार से वो कार्बन के धन आवेश को फैलाएंगे, उस आवेश को कम करेंगे और इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में, जो कि आइसोप्रोपाइल कैटायन है, 2 अल्किल समूह लगे हैं, तो 2 अल्किल समूह कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसके धन आवेश को कुछ हद तक कम करेंगे। और प्राइमरी में क्योंकि एक ही होगा एथिल कैटायन के अंदर, तो एक इसके धन आवेश को कम करेगा, और मैथिल में क्योंकि एक भी नहीं है तो मैथिल सबसे कम स्थायी होगा। तो टर्शियरी में क्योंकि 3 एल्किल समूह जो कि इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग समूह हैं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए स्थायित्व बढ़ाएंगे और उसकी क्रियाशीलता घटाएंगे। अब हम बात करते हैं कार्बन के स्ट्रक्चर की और इसके संक्रमण की। अष्टक पूर्ण नहीं होने के कारण ये अस्थायी होता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। कार्बोनियम आयन का संकरण sp2 होता है, 120 डिग्री एंगल होता है और इसकी आकृति समतल त्रिभुजी होती है। एक p कक्षक खाली रहता है, उस खाली कक्ष में वो किसी दूसरे अभिकर्मक से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक कंप्लीट करता है।